चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम लोग भारत का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे उच्चतम न्यायालय जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। इट इज एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। भारत का जो न्याय तंत्र है उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। इन द प्रीवियस टू लेसन्स यू हैव लर्न्ड अबाउट दैट द यूनियन लेजिस्लेचर विच इज नोन एज पार्लियामेंट makes law for the whole country in respect of the union, and the concurrent list and the executive comprising the president, council of minister and bureaucracy enforces them. अब देखिए हमारे आगे के इसके पहले के जो 2 चैप्टर के वीडियोस आप पढ़े उसमें आप ये देखिए जो यूनियन लेजिस्लेचर होता है, जो संघ का विधानसभा है, जो कि संसद है, ठीक है, वो कानून बनाता है, ठीक है, ताकि उसको केंद्र सूची और जो कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट है, जो कार्यकारी अधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो उस कानून को इन्फोर्स लागू करते हैं। जुडिशरी द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जुडिशरी न्याय तंत्र जो सरकार का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण और समान कार्य है। इट सेटल्स द डिस्प्यूट्स, इंटरप्रेट्स लॉज एंड प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितना भी मतभेद होता है उसको कोर्ट में सेटल किया जाता है। ये कानून को समझाते हैं लोगों को। ये हमारा जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा करते हैं। ये संविधान के गार्जियन के रूप में काम करते हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं। In this lesson, you will learn that India has a single unified and integrated judicial system and that the Supreme Court is the highest court in India. अब इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि जो भारत है वहाँ पे एक न्याय तंत्र है, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय है। अब ये जो आप यहाँ फोटो देख रहे हैं ये क्या है? अ व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फोटो है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे? रिकॉग्नाइज दैट इंडिया हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। आप ये चीज समझ पाएंगे कि जो भारत है वो एक ऐसा देश है, ठीक है, जहां पे जो न्याय तंत्र है वो एक है। Describe the composition and organization of the Supreme Court of India. आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय ये कैसे बनता है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। Explain the powers and jurisdiction of Supreme Court of India. आप ये देखेंगे कि जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। Appreciate the role of Supreme Court of India as guardian of the Constitution and protector of the fundamental rights. आप इस बात की सराहना कर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से हमारा जो संविधान है उसका गार्जियन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, उसके संरक्षक के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो मौलिक अधिकार है जिसके बारे में आप आगे के वीडियोज में पढ़ चुके हैं, उनकी भी रक्षा सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। Recall that public interest litigation plays an important role in the protection of our rights. हमारा जो अधिकार है उसको रक्षा करने में जो PIL है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सब चीज़ के बारे में लाइन से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जितना भी आप ऑब्जेक्टिव्स देखें इससे रिलेटेड छोटा छोटा वीडियोस आगे आएगा, तो आपका काम होगा लाइन से सारा वीडियोस पढ़ना, ठीक है। और ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आपको जो भी चीज़ पढ़ना है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। You have already read in the lesson on the silent feature of the Indian Constitution that the distinct feature of our judiciary is that it is a single unified integral judicial system for the whole country.
अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ते हैं वो हमारे आगे के वीडियोस में पढ़े होंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। उसमें आप देखे होंगे कि जो हमारा न्याय तंत्र है उसकी एक विशेषता ये है कि वह पूरे देश के लिए एक है। देश में जो कानून है वो सबके लिए एक है। अ सिंगल जुडिशरी रिप्रेजेंट अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। अब देखिए, जब सिंगल जुडिशरी एक न्याय तंत्र की बात होती है तब बहुत सारे इसके अंदर कोर्ट आते हैं, ठीक है। तो जो हायरार्की बनता है, अनुक्रम, ठीक है, वो है कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ दिस सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विथ हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो सबसे ऊपर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेट हाई कोर्ट्स है जो कि स्टेट लेवल पे है, राज्य स्तर पर है। बिलो द हाई कोर्ट्स देयर आर सेवरल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सच एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हिच डील्स विद सिविल केसेस एंड द सेशन कोर्ट व्हिच डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस। अब हाई कोर्ट के नीचे देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जहां सिविल केसेस देखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका सेशन कोर्ट होता है जहां पे आपका क्रिमिनल केसेस देखा जाता है। अब ये सिविल केसेस, क्रिमिनल केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उच्चतम जो न्यायालय है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, वो कौन सा है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं और दूसरे जजेस होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं 25। एक होते हैं चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और 25 दूसरे जज होते हैं। द पार्लियामेंट में इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इफ इट डीम्स नेसेसरी। अगर संसद को ऐसा लगता है कि जरूरत है तो वो जजेस की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। टू बिगिन विद, बिसाइड्स द चीफ जस्टिस देयर वर ओनली 7 अदर जजेस। प्रारंभ में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, उनके साथ सिर्फ 7 जजेस हुआ करते थे। द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय दर समय जो संसद है वह जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाते गए। इन 2005 देयर आर 25 जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस हु इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2005 में चीफ जस्टिस के साथ 25 जो जज थे उनको लिया गया, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा गया। The Chief Justice and other judges of the Supreme Court are appointed by the President of India। अब देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो दूसरे न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनको कौन चुनता है भारत में? उनको भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं। While appointing the Chief Justice, the President is constitutionally required to consult such other judges of the Supreme Court as he deems proper, but outgoing Chief Justice is always कंसल्ट। अब देखिए, जब एक हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं तो संविधान में यह लिखा है कि उस समय जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे राष्ट्रपति को विचार विमर्श करना होगा, और जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं उनसे हमेशा सलाह लिया जाता है। Normally, the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India, although there is no constitutional requirement to do so. आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आमतौर में भारत में ऐसा होता है। While appointing other judges, the President is bound to consult the Chief Justice and other senior judges if he deems proper. लेकिन जब वो दूसरे न्यायाधीशों को अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको चीफ जस्टिस और जो दूसरे सीनियर जजेस हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है, और अगर उनको ये सही लगता है, प्रॉपर लगता है तो। Whenever there is a vacancy or likely vacancy in the Supreme Court, the Chief Justice and 4 other senior most judges consider
various names and recommend the names of the persons to be appointed as judges of the Supreme Court. जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई पद खाली होता है या खाली होने वाला होता है तो जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश और 4 दूसरे सीनियर जजेस, वो लोग कुछ नाम का सुझाव देते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ रूलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हैंडेड डाउन इन 1993 एंड रीइंफोर्स्ड इन 1999. अब यह जो प्रणाली आया गया, ये क्या है, हमारा जो संवैधानिक बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लाया गया 1993 में और फिर 1999 में इसको वापस से इन्फोर्स किया गया, रीइंफोर्स किया गया. Thus, while the Constitution still provides that the President is the appointing authority of the Supreme Court judges, the ruling of the Supreme Court has since 1999 become virtually binding on the President. अब देखिए, हमारा जो संविधान है ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को चुने, लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जज हैं 1999 में, ठीक है, उनके संग कंसल्ट करना, सलाह मशवरा करना, ये राष्ट्रपति को करना पड़ता है. द पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस हैज पास्ड ऑन टू अ ग्रुप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कॉल्ड द कॉलेजियम ऑफ द कोर्ट. अब किस जज को चुना जाएगा, इस चीज का शक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक ग्रुप, समुदाय जो कि जजों का है, उनको दे दिया गया, ठीक है, जिसको कॉलेजियम ऑफ द कोर्ट कहा जाता है. द प्रेसिडेंट नाउ परफॉर्म्स द फॉर्मेलिटी ऑफ अपॉइंटिंग द नॉमिनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द लॉ मिनिस्टर फॉर्मली रिकमेंड्स दीज नेम टू हिम. जब जो कानून मंत्री हैं वो जजों के लिए नाम की सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक तौर पर नॉमिनी डाल देते हैं कि हाँ, ये सारे लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के लिए जज बनाया जा सकता है. और जो सुप्रीम कोर्ट का जज का जो ग्रुप है, जिसको कॉलेजियम ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन होंगे जज सुप्रीम कोर्ट के. अब देखिए 12.2.1 क्वालिफिकेशंस, टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ द जजेस. अब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेन्योर क्या होगा, रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होगा. अ पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ओनली ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया and if he or she fulfills one of the following condition. अब देखिए, एक व्यक्ति तभी जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उसकी नियुक्ति हो सकती है जब वो भारत का नागरिक होगा, पहला कंडीशन, या तो इन तीनों में से अगर एक कंडीशन वो फॉलो करता है. he or she has been at least 5 years a judge of as high court or 2 or more than 2 such courts. वो कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो या 2 या उससे अधिक उस प्रकार के कोर्ट्स में. He or she has been for at least 10 years as an advocate of high court or of 2 or more other than 2 such courts. वो व्यक्ति कम से कम 10 साल हाई कोर्ट का वकील रहा होगा या तो 2 या उससे ज़्यादा उस प्रकार के कोर्ट का. If he or she is in the opinion of the president a distinguished jurist. अब या तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का कोई ओपिनियन है, राष्ट्रपति उसको चुनते हैं, ठीक है, और ये एक विविधता कानूनवादी प्रक्रिया है, ठीक है. तो तीनों में से अगर पहले तो आपको भारत का नागरिक होना होगा या और इस तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए. The Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court hold office till they attain the age of 65. अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जज होते हैं वो तब तक काम कर सकते हैं जब तक वो 65 साल के ना हो जाए. अ जज में वॉलंटरीली रिजाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. अगर कोई जज चाहे तो वह खुद से अपना त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है, उसके टर्म खत्म होने से पहले से. In exceptional cases, a Supreme Court judge may be removed before the age of retirement according to the procedure laid down in the Constitution. अब कोई अगर एक्सेप्शनल केसेस आया, ठीक है, तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है उसके रिटायरमेंट एज से पहले,
और इसका क्या तरीका है वह हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। Thus, a judge of a Supreme Court can be removed from office by an order of the President passed after an address by each house of the Parliament, supported by a majority of total membership of the House and lot less than two-thirds majority of the members of the House present and voting, passed in the same session, has been presented to the President for such removal on the ground of proved misbehavior or capacity. तो देखिए, अब जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, अब ये तो उच्चतम न्यायालय है, तो उसके जज जो हुए वो भी बहुत ही ऊपर, बहुत ही उच्च स्तर पर हैं। तो उनको अगर आपको हटाना है तो वो कैसे होगा कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है, उस ऑर्डर को दोनों हाउस, राज्यसभा लोकसभा, दोनों जगह पे मंजूरी मिलनी चाहिए, ठीक है, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वहां से मेजॉरिटी मिलनी चाहिए और सेम सेशन में काम होगा। जहां वोटिंग होगा वहां मिनिमम 2/3 वोट मिलना चाहिए, मतलब अगर 100 लोग हैं, ठीक है, तो 67 वोट्स मिलना चाहिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास ये प्रपोजल फिर रखा जाए। अब ये कौन सा ग्राउंड होगा, या तो मिसबिहेवियर होगा या तो कैपेसिटी नहीं है इस बेसिस पे। सो फार प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिमूवल वेर इनिशिएटेड ओनली इन वन केस अगेंस्ट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी तक सिर्फ एक बार ऐसी परिस्थिति आई है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए यह किया गया, बट ही और शी कुड नॉट बी रिमूव्ड बिकॉज द रिजोल्यूशन कुड नॉट बी पास बाय द पार्लियामेंट। लेकिन उस जज को हटाया नहीं जा सका क्योंकि संसद में यह जो रिजोल्यूशन है इसको पास नहीं किया जा सका। It is clear that Supreme Court judges enjoy security of tenure and the executive cannot arbitrarily remove them. अब देखिए, ये एकदम यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको उनका जो काम का समय मिलता है वहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं और जो कार्यकारी अधिकारी हैं वह उनको मनमाने ढंग से हटा नहीं सकते हैं। No person who was held office of a judge of the Supreme Court is allowed to plead as an advocate in any court or before any authority within the territory of India. अब कोई भी व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज की तरह काम कर चुका है, ठीक है, या कर भी रहा है, तो उसको ये अनुमति नहीं है कि वह किसी भी कोर्ट में या किसी भी आधिकारिक क्षेत्र में वह एक वकील की तरह काम कर सके। The judges of the Supreme Court are paid such salaries as are determined by the Parliament from time to time. अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो तनख्वाह होती है वह संसद में उसके ऊपर चर्चा होती है और समय दर समय वो संसद में ही पास होता है। 12.2.2 A court of record. The Supreme Court is a court of record. सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। It has two implications. इसके दो implication हैं। All its decisions and judgments are cited as precedents in all courts of the country. अब उसके जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी जजमेंट्स होते हैं, वो जितने भी कोर्ट हैं देश के, ठीक है, उसमें उनका इस्तेमाल किया जाता है, उदाहरण भी लिया जाता है, ठीक है। They have the force of law and are binding on all the lower courts and indeed the high courts. अब सुप्रीम कोर्ट में जो नियम लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, जो जजमेंट दिया जाता है, वो कानून बन जाता है, ठीक है, और सभी कोर्ट को, जितने भी लोअर कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, उनको वह मानना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप केस हार गए तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। As a court of record, the Supreme Court can even send a person to jail who may have committed contempt to the court. अब देखिए, यहाँ पे सब कुछ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना भी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का अपमान कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी जेल में डाल सकते हैं, उसको भी दंड दे सकते हैं। 12.3 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, इसका क्या ज्यूरिसडिक्शंस है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? अधिकार क्षेत्र। The scope of powers of Supreme Court to hear and decide cases is called its jurisdiction. अब जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो शक्तियां हैं, जिसमें वह केसेस को सुन सकता है, उस पर निर्णय ले सकता है, उसको उसकी jurisdictions कहते हैं। The Supreme Court has three types of jurisdictions, namely original,
अपीलेट एंड एडवाइजरी। अब सुप्रीम कोर्ट का 3 अधिकार क्षेत्र है, एक ओरिजिनल, फिर होता है आपका अपीलेट और फिर एडवाइजरी। लेट अस नाउ एग्जामिन द 3 जुरिस्डिक्शन। आइए अब हम लोग तीनों जो सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। 12.3.1 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। There are certain cases which fall within the exclusive jurisdiction of the Supreme Court. अब कुछ ऐसे केसेस हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। It means that all such cases begins and originate in the Supreme Court only. इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो केसेस हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में ही आरंभ होते हैं और यहीं पे उनको पहले ही लाया जाता है। It also means that such cases cannot be initiated in any other court. इसका मतलब ये भी होता है कि ये जितने भी केसेस हैं ये किसी और कोर्ट में आरंभ नहीं हो सकते, किसी और कोर्ट में इनका केस आप नहीं कर सकते, ये केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लड़े जाते हैं। द केसेस और डिस्प्यूट दैट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस आर गिवन बिलो। अब वो सारे केसेस जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। अब भारतीय सरकार और दूसरे तरफ किसी राज्य सरकार के बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो ये सारा केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। अब देखिए, केंद्र सरकार, भारत की जो भारतीय सरकार है, ठीक है, उसके बीच में किसी और राज्य या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में एक तरफ और दूसरे तरफ दूसरे राज्यों के बीच में जब कोई मतभेद होता है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली जाता है। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, अब 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं अगर आपस में उनमें कोई डिस्प्यूट आता है तब फिर ये सारा चीज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सारे विवाद जो कि सरकारों के बीच में वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल पावर in the enforcement of the fundamental rights. In this connection, it has the power to issue directions or writs. अब सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के पास इतना ताकत दिया गया है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको वह लागू कर सके और उसके अनुसार काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह डायरेक्शंस, रिट्स ये सब भी इशू कर सके। केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL can also be heard directly. There is an extra constitutional practice. There is no mention of PIL in the constitution. अब देखिए, जो PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ये केस लाया जा सकता है। हमारे संविधान में PIL के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 12.3.2 appellate jurisdiction. The power of a superior or higher court to hear and decide appeals against the judgment of a lower court is called appellate jurisdiction. मान लीजिए आप लोअर कोर्ट में केस हार गए, ठीक है, लेकिन अब आपको अभी भी लगता है कि नहीं आपके संग नाइंसाफी हुई है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप लोअर कोर्ट में हारे हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में हारे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो केस एक बार जिस पे जजमेंट आ चुका है उसको वापस से लड़ने के लिए आप हायर कोर्ट जाते हैं, इसी को अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज वास्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं जो कि लोअर कोर्ट्स में एक बार जिस पर सुनवाई हो चुकी है। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट में, मान लीजिए हाई कोर्ट में अगर आप केस जीत गए, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो केस किया था, आप जिससे केस लड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गया है, तो फिर इस केस को वापस से वहां सुना जाएगा। Thus it is the highest and the final court of appeal. तो अब यहाँ पे जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट में वो आपका फाइनल होगा, ठीक है, वो हाईएस्ट है, उसके बाद आप और कहीं नहीं जा सकते। If one of the parties to the dispute is not satisfied with the decision of the high court, one can go to the supreme court and file an appeal. अब मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है आपके और मेरे बीच में, अब जो निर्णय आया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। द अपील कैन बी फाइल्ड इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब ये जो आप अपील करेंगे ये सिविल केस, क्रिमिनल केस या कॉन्स्टिट्यूशनल जो केस होगा उसमें आप कर सकते हैं। अब क्या क्या अपील है देखिए।
अपील्स इन सिविल केस, अब सिविल केस में क्या क्या अपील होता है? डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस एटसेट्रा आर कॉल्ड सिविल केसेस। अब वह सारे केसेस जो जहां पर प्रॉपर्टी रिलेटेड, मैरिज, मनी, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस रिलेटेड विवाद होता है, संबंधी विवाद, तो ये अपील किया जाता है। इफ अ सिविल केस इन्वॉल्व्स सब्सटैंशियल पॉइंट of law of public importance needing interpretation of the constitution or law, an appeal against the high court decision can be made to the supreme court। अब मान लीजिए कोई सिविल केस है जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक या कानूनी रूप में उनका इंटरप्रिटेशन होना, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। Earlier, the financial limit of such civil cases was rupees 20,000, but now according to the 30th Amendment of 1972, there is no minimum amount of taking a civil appeal to the Supreme Court। अब पहले क्या था? पहले जो financial limit था सिविल केसेस का वो 20,000 तक था, लेकिन अब 30 जो अमेंडमेंट आया 1972 में, अब कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है सिविल केस में जो कि हम लोग अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। If substantial question of interpretation of law or constitutional is involved, appeal may be made against the high decision of the high court। अब मान लीजिए कोई सवाल है, ठीक है, कि जो कानून है उसको सही से लागू नहीं किया गया या जो संविधान है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो आप हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर आता है अपील्स इन क्रिमिनल केसेस। अब जो क्रिमिनल केसेस है अगर उसमें अपील करना है, an appeal may be brought to the Supreme Court against a high court decision in a criminal case in a number of situations। बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप हाई कोर्ट के जो निर्णय है क्रिमिनल केस पर उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो किसके निर्णय के खिलाफ आप जा रहे हैं? आप हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपराधिक मामले में आप हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। Firstly, if a high court sets aside an appeal or an order of acquittal passed by a lower court and awards death sentence to the accused, he may bring an appeal to the Supreme Court by right। अब मान लीजिए हाई कोर्ट किसी अपील को खारिज करते हुए, ठीक है, या कोई एक्विटल पास करते हुए जो कि लोअर कोर्ट से पास हुआ है, किसी व्यक्ति को जीवन दंड, मृत्यु दंड की सजा सुनाता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेकेंडली, अपील कैन ऑल्सो बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट विड्रॉज अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ, डिक्लेयर्स द अक्यूज्ड गिल्टी एंड अवॉर्ड्स डेथ सेंटेंस। अब मान लीजिए कि दूसरा केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट आप तब भी जा सकते हैं जब कोई हाई कोर्ट कोई केस विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जो लोअर कोर्ट से वो केस हाई कोर्ट खुद के पास ले लिया, और जो अक्यूज है, जो अपराधी है, जो व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर आपराधिक मामला चल रहा है, उसको गिल्टी पाकर उसको मृत्यु दंड दिया। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अपील्स कैन मेड एज मैटर ऑफ राइट एंड विदाउट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट। अब इस केस में भी जो व्यक्ति है उसके पास ये अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट लिए हुए वो अपील कर सकता है। The appeal in cases other than these two categories may also be brought to the Supreme Court, provided the High Court grants a certificate and that the case is fit for appeal to the Supreme Court। अब देखिए, जो इन दोनों केसेस के खिलाफ अगर कोई कैटेगरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं कि लेकिन उसमें क्या होगा, आपको पहले हाई कोर्ट से ये सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए फिट है। आप ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में हार गए तो आप डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे। इन केस वेयर द हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू सर्टिफाई अ केस टू बी फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, वन मे सीक स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। The Supreme Court may grant such a special leave in its discretion but only in rare cases। अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति है जब हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई नहीं करता है, ठीक है, कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को वापस से अपील कीजिए, तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में वो खुद से स्पेशल लीव के जरिए अपील कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसको स्पेशल लीव के जरिए ये
अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने केस को वहाँ लड़े, और ये बहुत ही कम मामलों में देखा गया है। थर्ड, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब जो संवैधानिक मामले होते हैं उस पे अपील। अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नीदर अ सिविल डिस्प्यूट नॉर कंसर्निंग अ क्राइम। अब जो संवैधानिक मामले होते हैं वो ना तो सिविल हैं ना ही कोई आपराधिक मामला है। इट इज़ अ केस अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेनली रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब ये एक ऐसा मामला होता है जहाँ पे संविधान को अलग अलग लोग अलग अलग रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर यह जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित होती है। In such constitutional cases, an appeal can be taken to the Supreme Court only if a High Court certifies that the matter in dispute involves a substantial question of law. अब इस परिस्थिति में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, जो संवैधानिक मामले हैं, ये आप तभी सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं जब आपको हाई कोर्ट से ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये जो मामला है ये इसमें विवाद है, ठीक है, और इस पे कानून के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। If the High Court denies a certificate of fitness to appeal to the Supreme Court can use its discretion and grant special leave to appeal to itself in any case it deems fit. अब मान लीजिए हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह सीधे तौर पर केस को ले सके और उस पर सुनवाई कर सके। 12.3.3 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब देखिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो सलाहकार का क्षेत्र है। दिस पावर इम्प्लाइज कोर्ट्स राइट्स टू गिव एडवाइस इफ साउट। अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट सलाह दे सकता है, ठीक है, उसके पास ये अधिकार है। अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस। अब जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जो सलाहकार का जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह किसी भी कानून से संबंधित सवाल या आम जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं उनके सलाह के लिए। बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप उस पर अपना राय दें। इन केस द एडवाइस और द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ही मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट। अब ऐसा भी है कि एडवाइस लिया तो गया, सलाह लिया तो गया, लेकिन जब सलाह भेजा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो ऐसा हो सकता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। द एडवाइस ऑफ द कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब जो कोर्ट एडवाइस दे रहा है वह राष्ट्रपति को मानना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। सो फार whenever the court has given its advice, the president has always accepted it. अभी तक जितना बार भी कोर्ट से कुछ नया एडवाइस मिला है तो जो राष्ट्रपति हैं वो हमेशा उसको माने हैं। The court refused to give its advice on the question whether a temple exists at the spot where Babri Masjid was built at Ayodhya. अब देखिए, आप सुने होंगे अयोध्या का बहुत ही बड़ा मामला है, ठीक है, लोग कहते हैं कि वो राम जन्मभूमि है, कुछ लोग बोलते हैं बाबरी मस्जिद वहीं पे था। तो कोर्ट जो है इस सवाल पे कि किसी जगह पे मंदिर था या नहीं था, जो धार्मिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादातर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपना सलाह देने से। 12.4 गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान का जो गार्जियन है वो किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। कैसे, आइए पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड द सुप्रीम कोर्ट इज इट्स इंटरप्रेटर और गार्जियन। अब देखिए, भारत का जो संविधान है वो क्या है? उच्च, सबसे ऊपर है, कानून है हमारा, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वह भारत के कानून को लागू करता है, वह उसकी कानून की रक्षा करता है। It does not allow the executive or the parliament to violate any provision of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकारी अधिकारी या जो संसद है वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। It can also review any action of the government which
allegedly violates any provision of the fundamental rights. अब हमारा जो संविधान है, ठीक है, वह सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि सरकार द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है, कि वह सरकार क्या काम कर रहा है। और अगर हमारा संविधानिक हक है, जो मौलिक अधिकार है, उसकी जो रक्षा है वो कौन कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि जो सरकार है वह हम नागरिकों की मौलिक जो अधिकार है उसको वायलेट ना करे, ठीक है। दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू, अबाउट विच वी शैल स्टडी लेटर। अब यह जो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है, ठीक है, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इफ इट फाइंड्स वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मे डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ एज अल्ट्रा वायस और नल एंड वॉइड। अगर मान लीजिए हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है, अगर उसका उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो कानून लाया जा रहा है, मान लीजिए कोई कानून लाया जा रहा है जिससे हमारा जो संविधान में जो प्रावधान है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसको वह कैंसिल कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के पास यह शक्ति है जुडिशियल रिव्यू की, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का जो गार्जियन है उसके रूप में माना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैंपियन ऑफ लिबर्टीज एंड अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा जाता है कि यह हमारे स्वतंत्रता को, ठीक है, ये लिबर्टी का चैंपियन है, और यह हमारा जो लोकतंत्र है, जनतंत्र है, उसके ऊपर नजर बनाए रखता है, और वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इस कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, इस स्तर पर जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इस प्रसंग में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो कार्य है, जो रोल है, जो फंक्शंस है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही व्यापक है। 12.4.1 प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो मौलिक अधिकार है इसकी रक्षा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्करेंट राइट विद द हाई कोर्ट to issue direction, orders and writs for enforcement of fundamental rights। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वह हाई कोर्ट को भी दिशा दिखा सकता है, उपदेश निर्देश ऑर्डर्स दे सकता है, निर्देश दे सकता है, या उसको रिट्स दे सकता है कि जो मौलिक अधिकार है उसको बचाया जा सके, उसको एनफोर्स किया जाए। These are in the nature of writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। अब ये सारे के बारे में हम लोग आगे पढ़े थे। These writs make the Supreme Court a protector and the guarantor of fundamental rights। अब ये जो रिट्स है, इससे जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, ये हमारा जो मौलिक अधिकार है इसका रक्षक भी है और गारंटर भी है। ये गारंटी देता है कि जो नागरिकों को संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा जरूर हो। The idea is that in case of violation of a law or right, the court may issue directions for compliance with the constitution। अब इसका जो विचारधारा ये है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि कानून का उल्लंघन होता है या किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जो कोर्ट है वो एक डायरेक्शन दे सकती है कि संविधान के हिसाब से किस तरह से चलना है। Thus the citizens of India are secure as far as fundamental rights are concerned। तो जो भारत के नागरिक हैं वो मौलिक अधिकार के क्षेत्र में वो सुरक्षित रहते हैं। The Supreme Court has the right to declare a law passed by the legislature null and void if it encroaches upon on fundamental rights। मान लीजिए जो विधानसभा है या विधानमंडल है, अगर वहां पे कोई कानून की मंजूरी दे दी जाती है, वो कानून पास हो जाता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को हटा सकता है अगर वो कानून संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इट हैज रिजेक्टेड मैनी लेजिस्लेशंस विच वायोलेटेड फंडामेंटल राइट्स।
सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कानूनों को, लेजिस्लेशंस को, ठीक है, वो क्या किए हैं, खारिज कर दिए हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे. दिस शोज हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज सर्व्ड एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. अब इससे समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर बार किस तरह से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको बचाए रखता है, और वह एक माता पिता, एक गार्जियन की तरह काम करता है. Writ. It is an order issued to a lower court or a functionary of the state to take steps to restore rights of the people. अब रिट क्या होता है, ये एक निर्देश होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, कि जो कि या तो लोअर कोर्ट को दिया जाता है, कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट, या तो स्टेट को दिया जाता है, ताकि वह नेसेसरी स्टेप्स ले, ताकि लोगों का जो मौलिक अधिकार है वह उन्हें मिल सके, ठीक है, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो. 12.4.2 रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट. अब जो उसका खुद का जजमेंट होता है, जो वो न्याय देते हैं लोगों को, ठीक है, जो वो निर्णय देते हैं, उसका रिव्यू करना. इफ द सुप्रीम कोर्ट डिस्कवर्स दैट देयर आर सम न्यू फैक्ट्स और एविडेंस, और इफ इट इज satisfied that some mistakes or error took place in its previous decision, it has the power to review the case and alter its previous decision. मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं या कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि नए आए हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें या तो कोई गलती हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह ताकत है, यह शक्ति है कि वह उस केस को वापस से ओपन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और अपने निर्णय को बदल सकती है. दिस इज जनरली डन व्हेन अ रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड. ये तब होता है जब कोई रिव्यू के लिए पिटीशन डालते हैं. नॉर्मली रिव्यू इज डन बाय अ बिगर बेंच देन द ओरिजिनल डिसाइडेड द केस. आमतौर पर ये जो रिव्यू होता है ये एक बिगर बेंच, बड़े बेंच में होता है, जहां पर डिसीजन लिया है वहां पर नहीं. 12.5 जुडिशियल रिव्यू. It is a process through which judiciary examines whether a law enacted by a legislature or an action of the executive is in accordance with the constitution or not. अब judiciary examines, ये क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जहां पर ये देखा जाता है कि जो विधानसभा है, ठीक है, या जो कार्यकारी अधिकारी है, वो जो काम कर रहा है क्या वो कानून के हिसाब से है जो हमारे संविधान में लिखा गया है या नहीं. द पावर ऑफ द जुडिशियरी रिव्यू was first acquired by the Supreme Court of the United States. अब जो जुडिशियल रिव्यू का जो शक्ति है वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यह शक्ति दिया गया. नाउ इट इज फ्रीली एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इन मेनी अदर कंट्रीज. अब भारत में जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारे देशों का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जुडिशियल रिव्यू किया जाता है. Our high courts also exercise this power. हमारा जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वहां पर भी जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति दी गई है. Judicial review does not mean that every law passed by the legislature is taken up by the Supreme Court for review. अब जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब नहीं हुआ कि विधानसभा में जितने भी कानून लाए जाएंगे, जितने भी कानून को मंजूरी दी जाएगी, सबको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए भेजा जाए. इट ओनली मीन्स दैट द कोर्ट विल रिव्यू द लॉ एज एंड व्हेन इट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब यही है कि कोर्ट तभी किसी कानून पर रिव्यू करेगा जब उसको मौका मिलेगा. दिस इज पॉसिबल इन 2 ways. ये 2 तरीके से मुमकिन है. First, the court can review the law if its validity is challenged. जो कोर्ट है वो तब कानून पे जो लॉ पास हुआ है उसको रिव्यू करेगा जब उसके वैलिडिटी को चुनौती दिया जाएगा. The Supreme Court or High Court may get an opportunity to review a law in other situation also. अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक और भी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है किसी कानून पर रिव्यू करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो रिव्यू की तरीका है, ठीक है, समीक्षा जो की जाती है, जिसको रिव्यू का मतलब समीक्षा होता है, ये कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है. इफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन फील्स दैट हिज और हर राइट्स आर वायलेटेड और अ सर्टेन बेनिफिट ड्यू टू हिम अंडर अ लॉ इज बीइंग डिनाइड, द कोर्ट विल एग्जामिन सच अ पिटीशन may come to the conclusion that the law under which relief is sought
is itself unconstitutional. Therefore, relief may not be granted. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, उसको ये ऐसा लगता है कि उसके जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है इस नए कानून से या इस कानून से, ठीक है, या कुछ लोगों को यह कानून लागू करके फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, या कुछ लोगों का जो फ़ायदा था उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। तो जो कोर्ट है वो इस पिटीशन को एग्जामिन करेगा और ये निर्णय निकालेगा कि ये जो कानून है वो रिलीफ दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इसलिए रिलीफ हो भी सकता है मिले और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब आप अगर पिटीशन डालते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पिटीशन पे आप ही जीतो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो कानून लाया गया है वो संवैधानिक है, वो सही है, तो वो रहा जा सकता है। In a democratic country like India, the power of judicial review is an important guarantee of the rights of the people. अब एक लोकतांत्रिक देश जैसे कि भारत है, यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू का जो शक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको बचाया जा सके। Besides, the Supreme Court has been interpreting various provision to the Constitution. इसके साथ ही साथ संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, प्रावधान किए गए हैं, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रेट किया जाता है। इट्स रूलिंग्स आर ट्रीटेड एज लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, जो रूल करता है, उसको कहते हैं कि यह कानून सब जगह है, ठीक है। अब पूरे भारत में हर जगह सुप्रीम कोर्ट का एक ही नियम रहता है। लेट अस नाउ सी हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड इट्स रोल एज कस्टोडियन ऑफ द सिविल लिबर्टीज and in particular of the fundamental rights। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम किया है ताकि जो आम जनता है उनकी स्वतंत्रता बची रहे, जो हमारा मौलिक अधिकार है उस क्षेत्र में वह हमारा किस तरह से मदद की। द राइट टू इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट राइट विच इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखिए, हमारा एक मौलिक अधिकार है कि सब ही लोग एक समान है, ठीक है, सब एक बराबर है। तो इसमें यह बात का हम लोग को सुरक्षा मिलता है, गारंटी मिलती है कि कानून के नज़र में सब एक है। द राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। और राइट टू इक्वालिटी, एक समान का जो हमें अधिकार मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। कोई अमीर होगा तो ये नहीं कि उसके लिए अलग कानून, कोई गरीब हुआ तो अलग कानून, अलग अलग जाति धर्म के लिए अलग कानून, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। So the Supreme Court, in the name of protective discrimination, has justified the benefits or concessions in the form of reservation or relaxation of eligibility condition. तो जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब देखिए, लोगों में जो सुरक्षा दी जा रही है इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आरक्षण किया गया, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस डाला गया। The right to freedom has given various kind of freedoms to all of us। अब देखिए, हमारे पास आज़ादी का भी अधिकार है, हम लोग स्वतंत्र हैं, तो हम लोग को बहुत तरह का स्वतंत्रता मिला है। बट द फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे संविधान में जो प्रेस है, मीडिया है, इसकी आज़ादी के बारे में नहीं लिखा गया था। इट वॉज डिसाइडेड बाई द सुप्रीम कोर्ट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस एज अ राइट इज इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रेस है, मीडिया है, उनके पास भी आज़ादी होनी चाहिए, उनका भी अधिकार है कि वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो किसी के दबाव में ना रहें। Thus the court expanded the right to freedom। तो इससे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके क्षेत्र को बढ़ाए। The Supreme Court has regarded the right to know as an important right to be able to take part in the participatory process of development and democracy। अब देखिए, जनतंत्र बना रहे, हमारा सबका विकास हो, तो इस पे जो काम हो रहा है, हमारे पास अधिकार है, राइट टू नो, जानने का अधिकार है आम जनता के पास। The court had ruled that the right to life in Article 21 implies and includes the right to education and clean environment also। अब कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, वह इस बात को भी कहता है कि हमारे पास जीने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, ये होगा आर्टिकल
तो जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 है उसमें जो लिखा हुआ है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का भी अधिकार है, और हमारा जो वातावरण है वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए. Regarding the delay in deciding the cases, the Supreme Court has held that delay in trial constitute denials of justice. अब देखिए, बहुत सारा ऐसा केसेस होता है जहाँ पे जो निर्णय है वो आने में समय लगता है. तो सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल होता है, जो हर रोज प्रतिदिन जो केस लड़ा जाता है, उसमें कहते हैं कि इससे जस्टिस में डिनायल होता है. It has also laid down that speedy trial, release on bail of under trials, free legal aid to the poor and accused are also the fundamental right. सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी जोर डालते हैं कि जो ट्रायल है, मान लीजिए आपके ऊपर केस किया गया तो तारीख दर तारीख बात होता है, तो उसको जल्दी जल्दी किया जाए. ठीक है. फिर ट्रायल के समय मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई केस करता है तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जेल पे ही रहेंगे, आपको बेल भी दिया जाएगा. ठीक है. और आप केस लड़ते रहेंगे. आपके पास जो गरीब है उनको मुफ्त में कानूनी मदद मिलनी चाहिए. ठीक है. और यह भी हमारा मौलिक अधिकार है. द सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड गिवन वेरियस हिस्टोरिक डिसीजन टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अब जो सुप्रीम कोर्ट है, यह उसके पास जो ताकत है जुडिशियल रिव्यू का, उसको बहुत बार वह इस्तेमाल किए हैं और बहुत बार ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं ताकि हर एक व्यक्ति का, हमारा जो अधिकार है उसकी रक्षा की जा सके. इट हैज स्टूड गार्ड ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस राइट्स ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड डेली वेज अर्नर्स. अब देखिए, भाषा के का जो अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के पास है. ठीक है. लोगों के पास उनका अपना धार्मिक अधिकार है, आप जिस धर्म को चुनना चाहे उसके हिसाब से काम करना चाहे आप कर सकते हैं. जो लोग श्रमिक हैं उनका कल्याण हो, जो मजदूरी करते हैं उनको कम से कम कितना पैसा मिले. तो ये सब चीज का गार्ड, रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करते हैं. ठीक है. इट हैज ऑल्सो टेकन एक्शन टू प्रोटेक्ट बॉन्डेड लेबर, प्रिवेंशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्डेड लोग है, जो बंधुआ मजदूर हैं, उनके प्रोटेक्शंस के लिए भी एक्शंस लिया है कि हाँ, उनको भी सुरक्षित किया जाए. साथ ही साथ जो महिलाओं का, बच्चों का या जो वर्ग समाज का जो कि कमज़ोर हैं, उनका जो शोषण होता है उसको भी बचाने में बहुत काम किए हैं. No doubt, the Supreme Court, through its power of judicial review, has guarded our rights in various walks of life. अब देखिए, इस पे कोई भी हमें संदेह नहीं है. ठीक है. जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जुडिशियल रिव्यू का जो शक्ति है उससे हमारा जो जीवन है, हमारे जो अधिकार है, इसको बहुत बार इसकी रक्षा की है. The Supreme Court has given momentous decision. Through what is called judicial activism, the court has given such rulings as compulsory use of CNG fuel for the use of public transport vehicle in Delhi so that the pollution could be brought under control. अब देखिए, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है, सरकार के पास ये ताकत है, कोर्ट के पास सरकार से ज़्यादा ताकत होता है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि अब जैसे कोर्ट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि दिल्ली में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसमें सीएनजी फ्यूल ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके. Similarly, for the protection of lives of people, it has made the use of helmets compulsory for two-wheeler users and even the pillion riders. अब देखिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, लोगों की जिंदगी की रक्षा के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो दो चक्का चलाते हैं उन लोगों को हेलमेट्स पहनना है. और पिलियन राइडर्स क्या है? जैसे दो चक्का, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप पीछे बैठे हैं, तो आप पिलियन राइडर हैं, तो आपको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल. अब देखिए, ये लोगों का अधिकार जो है कि उन लोगों की रक्षा करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का पावर, शक्ति दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को. इट डज नॉट अलाउ एनी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करता है. इट हैज गिवन सेवरल न्यू इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. जो संवैधानिक प्रावधान थे
उसमें बहुत सारे नए इंटरप्रिटेशन चीज़ों को भी लाया सुप्रीम कोर्ट. Thus it has protected as well as expanded the constitution. तो इस तरह से वह संविधान की रक्षा भी किया. कौन? सुप्रीम कोर्ट. और उसमें संशोधन करके उसका विस्तार भी किया. अब चलिए हम लोग करते हैं 12.6 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL. Earlier the judiciary including Supreme Court entertained litigation only from those parties that were affected directly or indirectly by it. अब पहले क्या होता था, जो न्याय तंत्र है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आते हैं वो उन्हीं लोगों के लिटिगेशंस को देखते थे जो कि केस में इन्वॉल्व थे. ठीक है, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुकदमे में शामिल थे. इट हर्ड एंड डिसाइडेड केस ओनली अंडर इट्स ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन. वह अपने ओरिजिनल और अधिकारों पे और अपीलेट जुरिस्डिक्शन के ही केसों को सुनते थे, मामलों को सुनते थे और निर्णय लेते थे. बट सब्सिक्वेंटली द कोर्ट परमिटेड केसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. लेकिन जो कोर्ट है वो बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब आम आदमी भी मुकदमा कर सकता है. ठीक है, इस अधिकार पर वो केसेस लेने लगे. अब देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है. ओरिजिनल हो गया जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ. अपील का मतलब क्या होता है, वो केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में लड़ा जा चुका है, फिर वहां पे जो भी निर्णय हुआ फिर उसको री अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, इट मीन्स दैट इवन पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस मे ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. अब इसका मतलब क्या हुआ, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि वो लोग जो कि डायरेक्टली मामले से संबंधित नहीं है वो भी कोर्ट में मामले को ला सकते हैं अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट पे है तो. इट इज द प्रिविलेज ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब देखिए कोर्ट को जो PIL दाखिल हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, जो मुकदमा किया गया है, उस पर भी सुनवाई करनी पड़ती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जस्टिस PN भगवती. अब ये जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा लाया गया? जस्टिस PN भगवती द्वारा. PIL is important because justice is now easily available to poor and the weaker section of the society. अब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि PIL के आने के बाद जो न्याय है वो आसानी से गरीबों को और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको मिलने लगा. The Supreme Court, on the basis of letters received from journalists, lawyers and social workers, and even on the basis of newspaper reports, has taken up a number of matters of public interest. अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो पत्रों के आधार पे जो उनको जर्नलिस्ट द्वारा, वकीलों द्वारा, जो सामाजिक कार्य करते हैं, सोशल वर्कर, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो आता है जो पब्लिक इंटरेस्ट पे है उस पर वो कार्रवाई किए. Let us take some example to know how PIL has helped the people to get justice. आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेसी वह लोगों को न्याय पाने में मदद किया. Under PIL, the rights of under trials held under illegal detention have been restored. अब देखिए अनलीगल डिटेंशन, आप मतलब कोई गलती नहीं है, गैर कानूनी रूप से अगर आप किसी को नज़रबंद करते हैं या किसी को कैद करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये अधिकार है कि आप ट्रायल करवा सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ मैनी detainees without trial on the ground on their personal liberty which could not be curbed due to the judicial and bureaucratic inefficiency. अब सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश देते हैं कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है, उनको छोड़ा जाए बिना किसी ट्रायल के, क्योंकि उनको आज़ाद रहने का, उनको स्वतंत्रता का अधिकार है. ठीक है, जो कि पहले मतलब न्याय तंत्र, ब्यूरोक्रेटिक, ये सब इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं होता था. The Supreme Court has also taken up steps to free bonded laborers, tribals, slum dwellers, women in rescue homes, children in juvenile homes, child labor etc. अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कदम उठाए ताकि जो बंधुआ मजदूर थे उनको वो आज़ाद कराएं, जो ट्राइबल्स थे, स्लम ड्वेलर्स थे, जो लोग स्लम में रहते थे, जो वुमेन थी उनको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू होम्स में डाला गया,
फिर जो बच्चे थे उनको जुवेनाइल होम में डाला गया, चाइल्ड लेबर, ये सब चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट एक्शंस लिए। In case of environmental pollution, the Supreme Court has ordered closure of a few factories near Kanpur, Delhi and other places. अब देखिए, जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि कानपुर में, दिल्ली में और भी कुछ जगहों पर फैक्ट्रीज को बंद किया जाए। With more and more decision coming from the Supreme Court, the scope of PIL has widened. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सारा निर्णय दिया जाने लगा, इसलिए जो PIL का जो क्षेत्र है वह बढ़ता गया। Now a person can approach the court through a letter, and if the Supreme Court believes that the matter is of public interest, it can consider the letter to be a petition and direct the hearing of the matter so that the public interest may be protected. तो अब क्या होता है, एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो कोर्ट में पत्र द्वारा अपना बात रख सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को यह लगे कि हाँ, यह जो मुद्दा है यह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है, या लोगों की भलाई के लिए है, तो वह सीधे तौर पर उस लेटर को, उस पत्र को एक पिटीशन के रूप में ले सकता है और उस पर हियरिंग कर सकता है, केस चल सकता है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वह सुरक्षित रहे। द प्रोसेस ऑफ PIL हैज लेड टू इंक्रीज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जो ये PIL का जो काम आया, इससे जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये बहुत बढ़ा। अब देखिए व्हाट यू हैव लर्नड, अभी तक आपने क्या सीखा हमारे इतने वीडियोस को देखने के बाद इस चैप्टर से। द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी इज दैट इट हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। अब जो भारतीय न्याय तंत्र है उसका एक विशेष जो प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक है, एक न्याय प्रणाली है सबके लिए। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। देश का जो सबसे ऊपर जो कोर्ट आता है, जो न्यायालय आता है, वो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस विद 25 अदर जजेस। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके साथ 25 और दूसरे न्यायाधीश होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स देम। भारत के राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। देयर नेम्स आर डिसाइडेड अपॉन एंड रिकमेंडेशन बाय अ कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब ये जो जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम कहाँ डिसाइड किया जाता है, इनका निर्णय लिया जाता है जब कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जो सीनियर जजों का ग्रुप होता है, वो सलाह देते हैं कि किनको आपको जज बनाया जा सकता है। दे रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र तक वह कार्य करते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो उनको हटाया तो जा सकता है, लेकिन इसका जो तरीका है वो बहुत ही जटिल है। हम लोग आगे के वीडियोस में इसके बारे में पढ़े थे। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स केसेस अंडर इट्स ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कौन से केसेस को सुनता है, जो या तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए, अब कौन कौन से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ये हम आगे आपको पढ़ाए हैं, या अपीलेट। अपीलेट मतलब क्या हुआ, जो केस हाई कोर्ट में लड़ा जा चुका है वो वापस उसको री अपील किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इट इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। यह संविधान का गार्जियन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इट एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर इट्स कंटेंट। सुप्रीम कोर्ट में जो भी काम होता है उसको सब रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर कोई कोर्ट का उल्लंघन करता है, उसके कार्य में बाधा लाता है या कोर्ट का अपमान करता है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। अंडर जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड इफ इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। अगर हमारे धरती में, हमारे भारत में जो भी कानून है, अगर उसके खिलाफ कोई कानून जाता है, कोई निर्णय जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। It interprets the constitution to explain the provision which are not very clear. अब देखिए बहुत सारे हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान है जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL is very helpful to the people in getting justice. लोगों को न्याय मिलने में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो आम लोगों द्वारा मुकदमा किया जाता है, वो बहुत ही मददगार हुआ है। बहुत लोगों को इससे न्याय मिला है, ठीक है, और जो इट हैज रिजल्टेड इन जुडिशियल एक्टिविज्म। अब न्यायिक सक्रियता आ गई है, ठीक है,
अब लोगों को आसानी से अपना न्याय मिल जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करता है। अब देखिए ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको जो जो चैप्टर और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे नंबर में कांटेक्ट करके पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू हमारी सहायता कर सकते हैं। अब देखिए आप कहीं भी अगर ट्यूशन पढ़ रहे होते तो ऑब्वियस है आप वहाँ पे आपको पैसा लगता ही। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे वीडियोस मैं देता हूँ यूट्यूब में, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप मेरा भी सहायता करें। तो अगर आप मॉनेटरी कुछ हेल्प मेरा करना चाहें तो आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर आप डोनेशन क्यों मांगते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, जीवन जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो आज जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ आपका, तो इसका कुछ ना कुछ तो बनता है। तो आप जो भी चाहें वो आप मुझे डोनेशन के माध्यम से दे सकते हैं और मेरी सहायता करिएगा। हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों के संग शेयर कीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस हैं, तो सभी को लाइन से पढ़िए। धन्यवाद।